आ जाइए मेरे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज की क्लास रहेगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, साइंस की क्लास रहेगी बच्चों। जो मेरा भाई आपका आर्मी की तैयारी कर रहा है, जिसमें आपका ट्रेड्समैन हो गया, GD का हो गया, NA का हो गया, टेक्निकल का हो गया, जिस भी पोर्शन में आपकी साइंस आती है उसके लिए विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो बड़े ही आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक और शेयर करता रहे। आपका कोई भाई तैयारी कर रहा है, उसके पास इसको शेयर कीजिए। इससे भी पहले मैंने आपको लगभग 9 से 10 क्लास में करवा चुका हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहेगी। तो 50 क्वेश्चंस होते हैं। मैंने 50 क्वेश्चंस के जो सारे ऑप्शंस होते हैं उनको सभी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी दोस्तों, चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। देखिए, सामने फर्स्ट क्वेश्चन है आपके। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? भार का एसआई मात्रक क्या है? जो आपका भार होता है बच्चा, भार को बोलते हैं हम वेट। क्या बोलते हैं बच्चों? वेट। इस वेट की एसआई यूनिट होता है। यदि आपसे कहने लगे ये एसआई होती क्या है, इसको हम बोलते हैं बच्चा सिस्टम ऑफ इंटर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चों? विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, और एक एक चीज मैं आपको क्लियर करवा के चलूंगा मेरे दोस्तों। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मापन अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। क्या बोलते हैं बच्चा? अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति इसको कहा जाता है। तो भार का एसआई जो यूनिट होता है वो न्यूटन होगा मेरे दोस्तों, वो किलोग्राम होगा, वो ओम होगा या फिर वाट होगा। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए क्या आंसर होगा। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है उसके लिए गुड इवनिंग है। चलिए, तो ध्यान रखना, न्यूटन या किलोग्राम या ओम या वाट, तो ध्यान रखना बच्चा, भार का जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन ही होती है। क्या होती है? न्यूटन। देखो, मैं आपसे कहने लगूँ, भार जो है ना बच्चा, भार भार जो होता है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, जिसको हम बोलते हैं बच्चा वेक्टर क्वांटिटी। भार एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब जिसके अंदर कोई डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। परिमाण तो सभी के पास होता है, मैग्नीट्यूड तो सभी के पास है, परंतु जिसको एक निश्चित दिशा देता है, निश्चित दिशा जिसकी होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज? आपकी सदिश राशि कहते हैं। जिसमें सदिश राशि में बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, या फिर हम भार की बात करें, ये भी कैसी राशि होती है? सदिश राशियां होती हैं। देखिए, किलोग्राम जो होता है बच्चा, किलोग्राम जो होता है ये किसकी यूनिट होती है? मास की। मास को बोलते हैं बच्चा द्रव्यमान। क्या बोला जाता है बच्चों? द्रव्यमान। मास की SI यूनिट होती है द्रव्यमान। ठीक है जी। तो मास जो जिसको हम द्रव्यमान बोलेंगे, इसकी SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, जिसको हम केजी से नोट करते हैं। जिससे केजी से बच्चा, न्यूटन को हम एन से नोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एन से, और किलोग्राम को केजी से। अच्छा, ओम जो होता है ये किसका होता है बच्चा? प्रतिरोध का। क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को बोलते हैं बच्चा रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक है जी बच्चों, रेसिस्टेंस बोलेंगे। और बच्चा वाट जो होता है ये होता है बच्चा आपका शक्ति का। किसका होता है बच्चों? शक्ति, जिसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है बच्चों, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, चारों के चारों ऑप्शन मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं, तो ध्यान रखिए। तो भार का ऐसे यूनिट जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है या किसने किया है? तो रासायनिक विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादन किया है वो चार्ल्स डार्विन ने किया है, वो लेमार्क ने किया है, वो ओपेरिन ने किया, फिर न्यूटन ने किया है। ध्यान रखना बच्चा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओपेरिन। किसने किया बच्चा? ओपेरिन ने किया है। देखिए बच्चा, वो न्यूटन जो थे, न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। 3 लॉज, 3 नियम। क्या दिए थे बच्चा? तीन नियम दिए थे, और जो लॉ ऑफ मोशन पर काम करते हैं, गति के नियम पर जो 3 नियम दिए थे वो न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। यदि मैं आपसे कहने लगूँ, प्रिंसिपिया एक बुक थी। क्या थी? एक बच्चा प्रिंसिपिया बुक थी। और ये प्रिंसिपिया जो बुक को लिखा था मेरे दोस्तों, ये किसने लिखा था? ये लिखा था न्यूटन ने। कब लिखा था? अब आप कमेंट करके बताइए, 1687, 1686, 1886, कब लिखा है? ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। और लेमार्क और जो ट्रेवेनियस जो थे, इन्होंने आपका जो आपका बायोलॉजी जो वर्ड है, क्या था? बायोलॉजी। ठीक है जी, बायोलॉजी। बायोलॉजी का नामकरण करने वाले जो थे, नामकरण करने वाले थे लेमार्क और ट्रेवेनियस, 2 व्यक्ति को। ठीक है जी, तो बायोलॉजी जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। देखो, जीव विज्ञान का फादर आपसे कहने लगे
तो जीव विज्ञान का जो पितामह होता है बच्चा वो होता है अरस्तु। कौन है बच्चों? अरस्तु है मेरे दोस्तों, अरस्तु जिसको हम एरिस्टोटल भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एरिस्टोटल। कॉपी पेन निकाल लीजिए मेरे दोस्तों, इन चीजों को राइट डाउन करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, प्रत्येक क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं? तो ऐसा हार्मोन्स होता है कि जो पौधे होते हैं, जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ से ही क्या करते हैं, वो मुड़ जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक पौधा है, जिस तरफ से धूप मिल रही है उसको उस तरफ से मुड़ जाता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जिसकी वजह से हो जाता है? तो क्या है भाई? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ट्राउमेटिन है, जिब्रेलिन से है, या ऑक्सिन है, या फिर इथिलिन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? तो बच्चा वो कौन सा हार्मोन होगा? ऑक्सिन हार्मोन होगा। कौन सा होगा? ऑक्सिन हार्मोन होगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए बच्चों इस तौर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? यदि मैं बोन्स की मैं बात करता हूँ, हड्डियां जो होती हैं इसमें किस प्रकार का टिश्यू होता है बच्चा? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू को बोलते हैं ऊतक। ठीक है जी, ध्यान रखिए। ये ऊतक कैसा होता है? ये संयोजी ऊतक है, ये पेशीय ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, या फिर एपिथेलियम ऊतक होता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जो हड्डी होती है मेरे दोस्तों वो कैसा होता है? संयोजी ऊतक, जिसको बच्चा हम इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चा कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला जाता है? ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है जी, संयोजी ऊतक होता है। एक बार ब्लड के बारे में पूछा जाता है आपके पेपर में, सुन लेना भाई। तो रक्त जो होता है, रक्त, रक्त भी कैसा ऊतक है? रक्त कैसा ऊतक है? आपसे कहने लगे रक्त कैसा ऊतक होता है, तो बच्चा ये होता है, हम ये कह सकते हैं तरल, तरल संयोजी, तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है बच्चा? तरल संयोजी ऊतक जो होता है वो आपका रक्त होता है, तरल संयोजी ऊतक। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो आपका रक्त होता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है, क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है, सेंट्रोसोम्स के नाम से जाना जाता है, फिर गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्र क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो बच्चा ध्यान रखना, उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर कहा जाता है। देखिए बच्चा, क्रोमोसोम को हम जो हिंदी में कहेंगे उसको कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं बच्चा? गुणसूत्र। इस गुणसूत्र से क्वेश्चन पूछता है। देखिए आपके अंदर की मैं बात करूं, पुरुष के अंदर मैं बात करता हूं, पुरुष हो या फिर आपका महिला हो, पुरुष या महिला दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं बच्चा? 46 होते हैं। कितने होते हैं? पुरुष और महिला के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं 46। और यदि मैं जोड़े की मैं बात करता हूँ, जोड़ा जो होता है, पेयर जो होते हैं, जोड़े जो होते हैं वो होते हैं बच्चा 23। कितने पेयर होते हैं? 23। तो एक पेयर में दो होते हैं, 23 दूनी 46। ठीक है जी, कितने होते हैं? 23 दूनी 46 की ध्यान रखें। ठीक है जी, ये बच्चा जो गोल्जी बॉडी लिखा है ना, इस गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं बच्चा? ये क्या होता है? ये सेल का एक पार्ट है। सेल मतलब कोशिका का भाग है, कोशिका का, कोशिका का भाग है। ठीक है जी, कौन सा होता है? कोशिका का भाग होता है बच्चा। कौन? आपका गोल्जी बॉडी जो होता है। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं बच्चा? इसको हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल। कोशिका का क्या कहा जाता है? कोशिका का, कोशिका का यातायात प्रबंधक हम कह सकते हैं। कोशिका का यातायात, याता यातायात प्रबंधक हम कह सकते हैं। इसका मतलब जो लाना ले जाना, कोई भी चीज ले जानी है तो वो कौन लेकर जाता है भाई साहब? गोल्जी बॉडी। यूजेबल अनयूजेबल, लाना ले जाना जो होगा, कोशिका के अंदर जाना है आना है, तो उसके लिए कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। और गोल्जी बॉडी के जो खोजकर्ता हुए हैं बच्चा वो होते हैं कैमिलो, कैमिलो गोल्जी। क्या नाम है? कैमिलो गोल्जी। इन्होंने अपने नाम पर ही मेरे दोस्तों इसका नाम रखा है, गोल्जी बॉडी का नाम रखा है। तो कैमिलो गोल्जी इसके खोजकर्ता हुए हैं। और ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल या फिर कोशिका का यातायात प्रबंधक हम कह सकते हैं, इसको कहा जाता है गोल्जी। देखो, कोशिका का प्रबंधक की हम बात करें तो मैनेजर तो कहा जाता है केंद्रक को, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस जो होता है, कोशिका का केंद्रक जो होता है उसको प्रबंधक कहा जाता है। परंतु यातायात लाना ले जाने वाला जो होता है वो होता है आपका गोल्जी बॉडी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बच्चे, कोशिका भित्ति को आपने सुना होगा, इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं बच्चा? सेल वॉल। अच्छा, मैं एक विशेष तौर पर आपको बता देता हूँ, सेल वॉल मोस्टली तौर पर जो होता है ना,
वो आपका प्लांट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्लांट में। ठीक है जी। प्लांट जो होगा या फिर हम पादप जो आपका जगत होता है, पेड़ पौधों के अंदर जो पाई जाती है, वो पेड़ पौधों में पाई जाती है बच्चों। कौन सा पाई जाती है? आपका कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमल की जो सेल होगी, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस घोड़ा, इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो नहीं होती है। और कोशिका भित्ति जो बनी होती है बच्चा, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है बच्चा? सेल्यूलोज की बनी होती है आपकी क्या? कोशिका भित्ति बनी हुई होती है, जो आपके पादप में पाई जाती है। तो यहाँ पर कवक के बारे में पूछ रहा है, तो ये प्रोटीन की बनी होती है, वो लिपिड्स की बनी होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, वो काइटिन की। तो कैसे कवक, कैसे काइटिन? ध्यान रखना, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। सेल्यूलोज की जो होती है ये पादप की होती है। किसकी होती है बता? पादप की। पादप की कोशिका भित्ति। क्या जी? पादप की कोशिका भित्ति। पादप की कोशिका भित्ति जो बनी होती है मेरे दोस्तों, वो बनी होती है किसकी? आपका सेल्यूलोज की बनी होती है। और लिपिड्स और प्रोटीन की मैं बात करूं तो ये होती है बच्चा सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है बच्चा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। बच्चा जो कोशिका झिल्ली होती है ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की जो बनी होती है वो आपकी कोशिका झिल्ली होती है, जो हमारे अंदर होती है, कोशिका के ऊपर उसको कवर करने वाली। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। किस विटामिन की कमी से ब्लड थक्का नहीं जमता? ऐसा कोई विटामिन है? बच्चा सुनिए, एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखिए, विटामिन जो होता है, कुछ विटामिन भी होते हैं और कुछ प्रोटीन भी होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। बुझी रक्त का थक्का कैसे जमेगा? रक्त का थक्का बच्चा ऐसे जमता है, जैसे मान के चलिए आपको कहीं चोट लग जाती है और चोट लगने के कारण आपको ब्लड निकलता है। उस ब्लड जब निकलेगा तो 3 से 4 मिनट बाद, ये फिक्स रेशियो है, 3 से 4 मिनट बाद आपका ब्लड का थक्का जम जाता है, आपका ब्लड जो है बहना बंद हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखिए। तो उस रक्त का जो फ्लो बन रहा है उस दौरान, और उसमें जो ब्लड का क्लॉट बना रहा है, उसका थक्का जम रहा है, जो जम जाता है खून, किस विटामिन के कारण जमता है? तो ध्यान रखना बच्चों, वो कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन डी हो गया, विटामिन के। तो बच्चा ध्यान रखना कि विटामिन के की वजह से जमता है, और इसमें कमी कह रहा है तो किस विटामिन की कमी से? तो ध्यान रखना, विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्तों। देखिए, विटामिन सी जो होता है, इससे रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होगा? एक रोग होता है स्कर्वी, और बच्चा स्कर्वी होगा। और इसका यदि मैं बात करूं रासायनिक नाम, क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो बच्चा वो होता है एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है बच्चा? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है मेरे दोस्तों। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ हो गया। और विटामिन सी के खोजकर्ता भी आपसे पूछने लगे तो हॉल कट। कौन सा होता है दोस्तों? हॉल कट। कौन सा होता है? हॉल कट। ठीक है जी। तो विटामिन सी से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। स्कर्वी आपका रोग होगा, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होगा, और जो खोज करता है वो हॉल कट है। ठीक है जी। आगे चलिए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रोग होता है बच्चा रतौंधी। कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग होगा। और बच्चा जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो होता है बच्चा रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। इन चीजों को लिख लीजिए। और विटामिन ए के जो खोज करता है वो कौन है बच्चा? मैकमिलन। कौन सा है? मैक्यूलम है, मैक्यूलम। ठीक है जी। मैक्यूलम इसके खोज करता है। किसके खोज करता है बच्चा? विटामिन ए और बी दोनों के मैक्यूलम ही हैं। विटामिन देखिए, विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की कमी से रोग होता है आपका, कौन सा? आपका होता है रिकेटस। कौन सा होता है? रिकेटस रोग होता है। ठीक है जी, हड्डियों के अंदर होगा। और बच्चा इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। कौन सा होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है जी बच्चों, तो ध्यान रखिए, कैल्सीफेरॉल जो होगा उससे क्या होगा बच्चा? आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा। और विटामिन डी के जो खोज करता है बच्चा वो है आपके होपकिंस। कौन है बच्चा? होपकिंस। ठीक है जी। तो ध्यान रखिए, आपके सामने ये चीजें लिखी हुई हैं। और सुन लीजिए, विटामिन के की कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनना। रक्त का थक्का थक्का नहीं बनना। ठीक है जी। रक्त का थक्का नहीं बनेगा। प्लस में इसका भी आपके रासायनिक नाम पूछने लगे विटामिन के का, तो बच्चा वो होता है फ्लोक्विनोन। क्या होता है बच्चा? फ्लोक्विनोन इसका क्या होता है? आपका रासायनिक नाम होता है। और भाई खोज करता इसके नहीं है। चलिए, होंगे तो फिर ध्यान रखिए। तो ध्यान रखना, तो विटामिन, किस विटामिन कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमेगा? विटामिन के की वजह से। देखो बेटा, एक क्वेश्चन में मैंने कितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं? फिर ये लगा लीजिए, 3 हम 3 3 6 3 3 3 6 12 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं भाई, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और विटामिन के खोज करता आपसे पूछना, तो देखिए नया क्वेश्चन। तो विटामिन खोज के जो है
खोज करता है विटामिन के, वो है बेटा फंक। कौन है? फंक 1911। कौन है? विटामिन आपका जो खोज करता है फंक 1911 में विटामिन के बारे में बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चों। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? एक नेचुरल पदार्थ आपको बताना है, एलिमेंट नहीं बेटा, पदार्थ बताना है। तो सबसे नेचुरल पदार्थ आपके आसपास यदि मैं बात करता हूँ जो प्राकृतिक है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आपका प्राकृतिक पदार्थ है? ठीक है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ठीक है जी बच्चा, देखिए सोना होगा, लोहा होगा, हीरा होगा या फिर कार्बन। तो सभी को बताया बच्चा, सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ होता है वो होता है हीरा, सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है जी बच्चों, तो ध्यान रखिए यहाँ से और समझ लिए बेटा, हीरे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये कार्बन का अपर रूप है। किसका है बेटा? कार्बन का अपर रूप, अपरूप हम इसको कह सकते हैं। कार्बन का अपर रूप जो होता है, अपर रूप होता है वो क्या होता है? हीरा, एलोट्रॉपिक को हम बोलेंगे। हीरा भी होता है प्लस में बेटा आपको क्या होता है? ग्रेफाइट भी होता है। क्या होता है? हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों ही जो होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं। लोहा सिंबल जो हीरा जो होता है, देखिए लोहा होता है, सिंबल होता है Fe। ठीक है जी, ध्यान रखिए। और लोहा आपका एक धातु है। क्या है बच्चा? एक धातु है। बच्चा ध्यान रखना, हीरा एक धातु नहीं है, ये अधातु का एक अपर रूप है। ना ये अधातु है, ना धातु है, ना मिश्र धातु है। हम इसी स्वर पर कह सकते हैं हीरा जी एक पदार्थ है। सोना बेटा, सोने को डिनोट करते हैं Au से। ठीक है जी, और ध्यान रखना इसकी जो होता है सबसे ज्यादा तन्यता होती है, ज्यादा सबसे ज्यादा तन्यता। ठीक है बच्चा, तो सबसे ज्यादा तन्यता जो होती है, सबसे ज्यादा तन्यता किसके अंदर होती है? सोने के अंदर। तन्यता का बच्चा क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं इंग्लिश में डक्टाइल। क्या बोलते हैं? डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप इसकी पतली पतली चादर बना सकते हैं, प्लस में इसके पतले पतले वायर खींच सकते हैं। तो सोने के पतले पतले वायर खींचे जा सकते हैं, इसी वजह से इसको तन्यता कहते हैं। कहते हैं कि बेटा 1 ग्राम सोने में, 1 ग्राम यदि आपने सोना लिया है, जो आपने सोना लिया है उसमें 2 किलोमीटर लंबी वायर, ठीक है जी, तो 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, इतनी तन्यता होती है सोने के अंदर। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखिए। और बेटा कार्बन है, कार्बन के सबसे ज्यादा अपर रूप पाए जाते हैं। कार्बन के सबसे ज्यादा हम अपर रूप हम कह सकते हैं, अपरूप जो पाए जाते हैं वो किसके पाए जाते हैं? वो कार्बन के पाए जाते हैं। ठीक है जी, मैंने बताया हीरा भी इसका एक रूप होता है। ठीक है बच्चों, सर्वधान के कार्बन एक आपका क्या होता है? एक एक तत्व है। क्या है? कार्बन एक तत्व है। आपने पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे, उसमें बोला कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन छठे नंबर पर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन छठे नंबर पर आता है। इस पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 है, फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है? बेटा जो आपका अंडप हम कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ओवम। क्या बोल सकते हैं? ओवम कह सकते हैं। ठीक है, ओवम या ओवा जिसको हम कहते हैं, तो किसके अंदर पाया जाता है? नर भाग के अंदर, मादा भाग के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं ए या बी दोनों के अंदर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो ओवम होता है बेटा वो एक फीमेल पार्ट के अंदर होता है, और इसका मतलब क्या होता है? मादा भाग, फीमेल पार्ट। कौन सा होता है? फीमेल पार्ट जो होता है, फीमेल पार्ट, फीमेल भाग जो होता है बेटा, आपके फ्लावर्स जो होते हैं उसमें भी क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। तो फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है? तो फीमेल भाग को मादा भाग को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? कपड़े को कलर करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, या फिर वायु को शुद्ध करने में, या फिर वातावरण को शुद्ध करने में। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, कमेंट करके आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है पेय जल को शुद्ध करने में। इस पेयजल जो होता है, पीने का पानी होता है, उसको शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कह रहा है CO2 में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? बेटा CO2 का मतलब होता है, CO2 सभी को पता होगा, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ध्यान रखिए। देखो बच्चों, आपको ऐसा लगेगा सर जी हमें ये चीजें सारी आती हैं, आप CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बता रहे हैं? हमारा बच्चा ऐसा भी हमसे जुड़ रहा होगा जिसको इन बातों के बारे में नहीं पता है। देखिए जिसको आता है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको नहीं आता है उसको सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, ध्यान रखिए। तो CO2 में कार्बन का जो प्रतिशत होता है 27.3, 25.2, 28.5 और 30.5। तो ध्यान रखना भाई, इसमें समझाने वाली बात तो क्या है? तो ध्यान रखना, कार्बन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो होता है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत होता है 27.3%। कितना होता है? 27.3% आपका क्या होता है? आपका कार्बन की मात्रा होती है। यदि बच्चा वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के और अपने भाइयों के पास इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है जी, आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा, हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और 8वीं समूह में कौन सा गैस को रखा जाता है?
देखो बच्चा, आपको पता है आपका जो 8वीं तीसरी जो आपकी समूह होता है उसमें कौन सी गैस को रखा जाता है? तो नाइट्रोजन को रखा जाता है, ऑक्सीजन को रखा जाता है, ऑर्गन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को। तो बच्चा तीसरी आवर्त सारणी तीसरी और 8वीं की बात कर रहा है, तो बच्चे से ध्यान रखिए उसमें कौन सा होता है? आर्गन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस को कौन सा आपकी तीसरी 8वीं समूह में कौन सी गैस को रखा जाता है? आर्गन गैस को रखा जाता है। ये बच्चा वही आर्गन गैस होती है जो किसके अंदर होती है बच्चा? बल्ब के अंदर। किसके अंदर होती है? बल्ब में, जो आपका बल्ब होता है घरों के अंदर, उसमें ही होता है, आर्गन गैस होती है। अच्छा, आर्गन गैस को हम बच्चा हम कह सकते हैं इनर्ट गैस भी हम कह सकते हैं। इनर्ट गैस को हम कह सकते हैं, इनर्ट गैस का मतलब होता है बच्चा अक्रिय गैस। क्या कह सकते हैं? अक्रिय गैस। ठीक है जी, अक्रिय गैस को हम कह सकते हैं। हम नोबेल गैस भी कह सकते हैं। अक्रिय गैस जो होती है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, वो अक्रिय गैस होती है, जिसका आउटर ऑफ मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये आपका ये वायुमंडल में है, कितना परसेंट होता है? 0.03% वायुमंडल में प्रेजेंट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो होता है बच्चा वो होता है 21% आपका होता है वायुमंडल में, और नाइट्रोजन जो होता है वो होता है 78% आपके वायुमंडल में। ठीक है जी बच्चों, तो ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन का आगे आता है। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या होता है बेटा? फिलामेंट, है ना। उस फिलामेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं तंतु, जो तंतु बना होता है ना बल्ब के अंदर, जो गूंज सी होती है, गूंज जो टाइप में होती है, वो किसकी बनी होती है बच्चा? वो बनी होती है टंगस्टन की। किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है बच्चा, टंगस्टन। ठीक है जी, टंगस्टन की बनी होती है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? देखिए, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स करके आपको सीरीज चलती है, 1 2 3। तो मैथ एथ प्रोप, प्रोप थ्री, थ्री और थ्री देख लीजिए, कार्बन थ्री कहाँ पर है? तो देखिए C5H8 है, C2H2 होगा, C3H8 होगा, या फिर C4H3 होगा। तो कार्बन थ्री यहाँ आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? CH3 और H8। कार्बन का 3 और हाइड्रोजन कितना होगा? 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन के 3 होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है जी। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए बच्चा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंट, ये आपके वगैरह होते हैं। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिए 1 2 3 4 ऐसे करके हम चलते हैं। थ्री पर क्या होता है? प्रोप होता है, प्रोपेन, तो ध्यान रखना C3H8 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14 है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा जाता है? भाई आधुनिक जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो चलती है, जो आपका 1 से लेकर 118 तक चलती है। भाई साहब, टोटल यदि मैं बात करता हूँ आवर्त सारणी में, यदि आपकी आवर्त सारणी जो होती है बेटा, उस आवर्त सारणी में तत्वों की मैं बात करता हूँ, तत्व जो होते हैं वो होते हैं 118। कितने होते हैं? 118। जिसमें से धातु जो होती है, धातु बच्चा वो होती है 92 के आसपास होती हैं। और बच्चा जिसमें अधातुएं होती हैं वो कितनी होती है? 26 के आसपास होती हैं, जिनमें से आपकी मिश्र धातु भी निकाली जाती है। ठीक है जी, मिश्र धातु, मिश्र धातु कह दो, या फिर हम कह सकते हैं उप धातु, उप धातु भी इसी से निकाली जाती हैं। उसमें से निकाली जाती है लगभग 7 के आसपास आपकी क्या होती है? उप धातु के आसपास। ठीक है जी दोस्तों, तो आवर्त सारणी में कह रहा है धातुओं को किस ओर रखा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आधुनिक आवर्त सारणी धातुओं को कह रहा है, तो बच्चा ये बाईं ओर होगा, दाईं ओर होगा, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बच्चा बाईं ओर रखा जाता है। किस ओर रखा जाता है? धातुओं को, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। देखिए बच्चा, जो धातु होती है, धातु, धातु को बोलते हैं बच्चा मेटल, और मेटल को बच्चा रखा जाता है आपका किस तरफ? बायां ओर, बायां और या बाईं ओर। ठीक है जी, बाईं ओर रखा जाता है। और यदि आपसे कहने लगूं अधातु को, तो बच्चा अधातु को रखा जाता है, नॉन मेटल जिसको हम बोलते हैं, नॉन मेटल को बच्चा रखा जाता है आपका, ये आपका दाईं ओर। किस ओर? दाईं ओर रखा जाता है। और आपसे कहने लगे जो आपका उप धातु होती हैं, क्या होती हैं? आपकी उप धातुएं जो होती हैं, उप धातुओं को कहाँ पर रखा जाता है? उप धातुओं को रखा जाता है बच्चा जिसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है जी, मेटलॉइड्स को रखा जाता है बच्चा, को रखा जाता है आपका इसमें मिडल पार्ट में, मतलब बीच में। ठीक है जी, बीच में किसको रखा जाता है? बीच में या मिडल भाग में। ठीक है जी, मिडल पार्ट में, मिडल पार्ट में बच्चों रखा जाता है किसको? आपका रखा जाता है किसको? अधातुओं को। ठीक है जी, तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों, देख लीजिए, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं। चलिए आगे की तरफ चलेंगे बच्चा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? जो तारे होते हैं उसमें प्लाज्मा जो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? निम्न तापमान, साधारण तापमान, उच्च तापमान, या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताते रहिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से फटाफट। चलिए बेटा, तो ध्यान रखिए, आपको पता है बेटा जितने भी तारे होते हैं उसमें प्लाज्मा वगैरह जो होता है बेटा, ध्यान रखना, एक प्लाज्मा एक प्रोसेस होती है। एक मैं आपको बता रहा हूँ बेटा प्लाज्मा क्या है, सुनिए। प्लाज्मा, एक तो बच्चा प्लाज्मा जो होता है, आपने सुना होगा, एक तो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, कि ये वो प्लाज्मा नहीं है बच्चा
प्लाज्मा जो होता है ये मोस्टली पदार्थ की एक अवस्था होती है, पदार्थ की पदार्थ की चौथी अवस्था। कौन सी बच्चा? पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, जिसको हम बोलते हैं बच्चा कौन सा? प्लाज्मा। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस होती है प्लाज्मा की प्रोसेस पर, जो सूर्य का प्रकाश या तारे जो होते हैं इनमें प्लाज्मा प्रोसेस होती है। कभी आपने देखा होगा जो ट्यूबलाइट वगैरह होती हैं इसमें भी एक नट गैसेस वगैरह होती हैं, उनका जो जलना होता है वो भी एक प्लाज्मा एक प्रोसेस हो सकती है। तो ध्यान रखिए, तो ध्यान रखना प्लाज्मा एक पदार्थ की कौन सी अवस्था बच्चा? पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। देखिए पदार्थ की वैसे जो जर्नली 3 अवस्था होती हैं, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है बेटा? आपको पता होगा, ठोस, द्रव्य और एक होता है गैस। ये पढ़ा है आपने सभी ने, सभी को पता होगा सॉलिड लिक्विड गैस होता है। परंतु ये पहली दूसरी तीसरी, परंतु एक चौथी अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं बच्चा? ये आपके सामने लिखा हुआ है, चौथी अवस्था प्लाज्मा हो गया। और एक अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं बीईसी, जो 5वीं अवस्था होती है, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 5वीं अवस्था होती है। तो 5 अवस्था मैंने आपको सामने लिख दी है बेटा, पदार्थ की 5 अवस्था होती हैं। तो बेटा तारों में जो होता है टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा तो उच्च तापमान पर काम करेगा, तो आंसर क्या होगा भाई? उच्च तापमान। तारों में प्लाज्मा जो होता है बनने का मुख्य कारण होता है हाई टेम्परेचर। यदि ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा नहीं बनता है तो आपका हीट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। और बेटा ध्यान रखना, तारों में मोस्टली जो आपके तारे होते हैं, तारा सूर्य भी एक तारा ही है, हम ये कह सकते हैं सूर्य सूर्य एक तारा है। इसमें आपके 2 गैसेज होती हैं बच्चा, एक होती है हाइड्रोजन। कौन सी होती है? एक हाइड्रोजन होती है मेरे दोस्तों, और एक होती है हीलियम। ये 2 गैसेज होती हैं। कौन कौन सा मैं लिख रहा हूँ? हाइड्रोजन बच्चा, जो इंग्लिश वाला बच्चा है वो इंग्लिश में समझे, जो हिंदी वाला हिंदी में। हाइड्रोजन प्लस में कौन सी होती है बच्चों? एक हीलियम। ये 2 गैसेस होती है मेरे दोस्तों, किसके अंदर? आपके जो भी आपका सूर्य होता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? भाई साहब के ड्राई सेल होते हैं, क्या होते हैं? जो ड्राई सेल होते हैं, उस ड्राई सेल के अंदर पूछ रहा है, ड्राई सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है बच्चा, उसमें विद्युत ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा होती है, भौतिक ऊर्जा। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए भाई शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो बच्चा मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, जो शुष्क सेल होते हैं ड्राई सेल में जो आपकी ऊर्जा होती है, वैसे केमिकल एनर्जी, कैसी एनर्जी बच्चा? वो एक केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल कौन सी एनर्जी होती है बेटा? केमिकल एनर्जी है। ठीक है जी। तो केमिकल एनर्जी जो होती है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है, वो शुष्क सेल में होती है। केमिकल एनर्जी बच्चा आपके मोमबत्ती में होती है। किसमें होती है बेटा? मोमबत्ती जो होता है इसमें भी कौन सी एनर्जी होती है? मोमबत्ती में भी आपकी कौन सी होती है बच्चा? वो आपकी होती है कौन सी? आपकी कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखिए, रासायनिक ऊर्जा जो होती है, मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती का जो जलना होता है वो रासायनिक ऊर्जा है, मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क सेल में। ड्राई सेल जो आपके बच्चा, जो आपके घड़ियों में जो सेल्स होते हैं, छोटे छोटे पेंसिल सेल्स जो होते हैं, इसमें आपका रासायनिक ऊर्जा होती है। अच्छा देखिए, विद्युत ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा तो भाई साहब अलग अलग तरीके से काम करेगी। जो आपका बिजली जो चल रही है, जो बल्ब आपका जल रहा है, इसमें रासायनिक, सॉरी इसमें विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, जो ट्यूबलाइट जलती है, पंखा चलता है, ध्यान रखना उसमें कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है जी। तो विद्युत ऊर्जा चल रहे हैं, परंतु कन्वर्ट करते हैं वो अलग अलग प्रोसेस होती है। स्थिर ऊर्जा जो होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी होती है बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी को हम ये कह सकते हैं जिसमें एनर्जी को स्टोर किया जाता है। तो ऊर्जा इसका फॉर्मूला होता है बच्चा mgh। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी है। जब केमिकल एनर्जी ना दे तो शुष्क सेल को हम किसमें कह सकते हैं? एक स्थिर ऊर्जा भी हम कह सकते हैं। स्थिर ऊर्जा क्या होता है? जिसमें ऊर्जा को स्टोर करने के बाद में यूज किया जा रहा है, परंतु इसमें क्या होता है? आपका मास, ग्रेविटी और हाइट होना चाहिए, तो हाइट इसमें नहीं होती है। तो ध्यान रखिए, तो रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क सेल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 17। हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? भाई हम भोजन को संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, किस रूप में स्टोर करते हैं? तो बच्चा वसा के रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, प्रोटीन के रूप में करते हैं, विटामिन के रूप में। देखिए बच्चा ध्यान रखना, यदि हमें कुछ मात्रा में भोजन जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो कुछ रूप में हमारा लीवर स्टोर कर लेता है। किस रूप में स्टोर करता है? तो ध्यान रखना, हम लोग शरीर में भोजन का संग्रहण जो करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है जी। क्योंकि आपका फैट जो लीवर होता है, लीवर का काम होता है बेटा, जब ज्यादा मात्रा में आपका भोजन, कोई चीज, जिस चीज की भी आपकी मात्रा ज्यादा हो जाती है शरीर में, लीवर जो होता है उसको क्या करने का काम करेगा? स्टोर करने का काम करेगा। जैसे आपके के ई डी विटामिन होते हैं, के ई डी ए, इन विटामिन को स्टोर कर लेता है, आपका लीवर भी कर लेता है। ग्लाइकोजन के रूप में भी आपको क्या होता है? जो आपका लीवर होता है उसको स्टोर करने का काम करेगा। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, तो हम लोग शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। फैट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, विटामिन का भी पाचन पाचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। 18वां है, खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लो नीली क्यों दिखाई देती है? भाई एक वातावरण खुले में आपकी जो बत्ती है जब जलता है तो नीली दिखाई देती है, किस कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तो जलेगी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो ध्यान रखिए, O2 ऑक्सीजन के कारण, आगे है CO कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। तो ध्यान रखना,
जो आप खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती नीली जो लो दिखाई देती है वो किसके कारण देती है? ऑक्सीजन के कारण। किसके बच्चा? ऑक्सीजन के कारण। ठीक है जी, ऑक्सीजन के कारण जो आपकी बत्ती जो होती है कैसी दिखाई देती है बच्चा? वो आपकी नीली दिखाई देती है। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है विषैली गैस है। कैसी बच्चा? ये विषैली विषैली गैस है। सबसे विषैली गैस यदि हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये निकलती कहाँ से है बेटा? मोटर वाहन के धुएं से। मोटर वाहन का धुआं, जो मोटरसाइकिल गाड़ी जो होती हैं, मोटर वाहन का धुआं जो होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है बेटा। और मोटर वाहन के धुएं में कौन सा तत्व होता है? तो लेड होता है, सीसा। कौन सा होता है बच्चा? सीसा। जब पेट्रोल डीजल का दहन होता है, जलना होता है, तो आपका सीसा आपका मात्रा होती है। तो विषैली गैस जो होती है वो सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा? आपका वेलोसिटी जो होता है, वेग को क्या बोलते हैं बच्चा? वेलोसिटी। ठीक है जी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। अब कह रहा है वेग में परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलेंगे बच्चा? ध्यान रखिए। तो बच्चा बताइए, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलेंगे? तो गति बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, गुरुत्व बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे, या एक्सेलरेशन बोलेंगे? जल्दी से बताइए, गति, वेग, गुरुत्व या त्वरण? तो बच्चा ध्यान रखना, तो वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं बेटा आपका क्या? त्वरण बोलते हैं। देखिए बच्चा, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, समझ लीजिए। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, त्वरण का बेटा फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन में समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। तो बच्चा देख लीजिए, ये लाइन फिक्स टू फिक्स मिल रही है। तो वेग में परिवर्तन की दर जो होती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? त्वरण बोलते हैं। त्वरण हो गया एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में चेंज ऑफ टाइम, त्वरण। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ओडोमीटर होता है बेटा मोटरसाइकिल गाड़ियों में होता है। ओडोमीटर का क्या किया जाता है? वायुयान की गति को मापने में, गाड़ियों की दूरी मापने में, समुद्री जहाज की गति मापने में, या फिर वायुयान की ऊंचाई मापने में, किस में इसका यूज किया जाता है? तो बच्चों ध्यान रखिए, ओडोमीटर का आपको पता होगा, एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है। मोटरसाइकिल में आपने देखना है कभी, उसमें जो आपका मीटर सा होता है, जो गाड़ियों की क्या है, दूरी को मापने का काम करेगा, कितने किलोमीटर वो चल चुकी है। ठीक है जी, तो आपने देखा होगा 10,000 किलोमीटर है, 20,000 किलोमीटर है, 1,00,000 किलोमीटर है, तो ओडोमीटर कहते हैं जो गाड़ियों की दूरी मापने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो भाई O3 ओजोन को कहते हैं, O2 ऑक्सीजन को कहते हैं, N2 नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ध्यान रखना, लाफिंग गैस जो होती है वो होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। इसको बोलते हैं बच्चा ओजोन। ठीक है बच्चा, ओजोन गैस बोलते हैं। O3 इसका फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन का ही रूप है। किसका रूप है? ऑक्सीजन का रूप है। ऑक्सीजन का रूप किसका है? ऑक्सीजन का रूप होता है बेटा कौन? आपका O3 जो होता है। और बेटा सड़ी हुई मछली, कैसी? सड़ी हुई मछली, सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है किससे बच्चा? आपका किससे आती है? ओजोन गैस से। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, N2O जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड हटाने वाली गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मापन इकाई क्या है? जो विद्युत प्रवाह होता है उसकी अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति क्या होती है? तो वॉट होती है, किलो वॉट होती है, या फिर ओम होता है, फिर एम्पियर। तो बच्चा ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति विद्युत के बारे में कह रहा है तो सीधी सी बात है सर जी, क्या होगा? एम्पियर होता है बच्चा। क्या होता है? एम्पियर होता है। वॉट, किलो वॉट, ओम मैंने बता दिया है भाई। ओम किसका होता है? आपका प्रतिरोध का होता है। वॉट शक्ति का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप गर्म कर रहे हो तो कौन सी गैस निकलेगी? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O3 ओजोन, O2 ऑक्सीजन, या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म करने पर निकलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 है। वृषण ग्रंथियों में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? जो वृषण ग्रंथियां होती हैं उसमें कौन सा हार्मोन निकलने का काम करेगा बच्चा? वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलेगा, वो रिलैक्सेंस हार्मोन्स निकलेगा, या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलेगा, या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलेगा? कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। चलिए मेरे दोस्तों ध्यान रखना, वृषण ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है बेटा? मेल के अंदर होता है। किसके अंदर? मेल मतलब पुरुष, टेस्टिस होते हैं पुरुष के अंदर। तो पुरुष के अंदर जो निकलने का काम करेगा बच्चा, वृषण ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन निकलता है? जो आपकी वृषण ग्रंथियां होती हैं दो, उनसे निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो मेल के अंदर निकलता है पुरुष का। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं लव वाला हार्मोन, लव वाला हार्मोन। ठीक है बच्चों,
लव वाला हार्मोन जो होता है बच्चा, वो कौन सा होता है आपका, प्यार वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। यदि पशुओं से दूध लेना है, पशुओं पशुओं से दूध स्रावित करने के लिए, दूध स्रावित करने के लिए, निकलवाने के लिए, स्रावित करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है, करने के लिए किसका इंजेक्शन जो होगा बेटा, इंजेक्शन किसका लगाया जाता है बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लगाया जाता है। पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए आपने देखा होगा भैंस दूध नहीं देती तो उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वो इंजेक्शन जो होता है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो बच्चा ध्यान रखिए बच्चा, वो कौन सा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फीमेल के अंदर जो लेबर पेन होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उस दौरान जो आपका हार्मोन्स निकलता है लेबर पेन में, वो भी कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो निकलता है बेटा पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं बेटा मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है जी, पीयूष ग्रंथि से निकलेगा कौन सा आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। रिलैक्सेशन हार्मोन फीमेल के अंदर होता है, एस्ट्रोजन में हम कह सकते हैं, तो ध्यान रखना भाई, फीमेल के अंदर निकलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। भाई लेड नाइट्रेट को आप जोरदार तौर पर ज्यादा मात्रा में गर्म कर रहे हैं तो कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो बच्चा ध्यान रखना, लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस जो निकलती है वो इसी से निकलती है। जब लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे आप, जोरदार तरीके से क्या करते हैं बच्चा, गर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी भाई। और आपका समय बहुत नजीक है पेपर का, जी जान लगा दीजिए बच्चों, लगभग 2 मंथ आपके पास हैं। आप 2 मंथ मत सोचो बच्चा, दिन रात को काउंट कीजिए, 2 महीने को मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए। ऐसे आपको 4 महीने आपको लगाना है कि 4 महीने मेरे पास हैं, और 4 महीने में आपको जी जान से मेहनत करनी है। लगभग आपका 22 अप्रैल का पेपर होने वाला है। जल्दी से भाई साहब बच्चे सभी आपका जोरदार से तरीके से तैयारी शुरू कर दें आप। और जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जाता है, ऊर्जा को संरक्षित या इकट्ठा करना है या क्या करना है, तो संरक्षित करना है भाई। तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में करते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना बच्चा, सच बात तो यही है, ऊर्जा को तो ना बनाया जा सकता है और ना ही उसका को खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता है। ऊर्जा जो है एनर्जी कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी मेक, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जाता है। ये बात क्लियर हुई होगी आपको, तो ध्यान रखना बच्चा। तो ऊर्जा संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है, ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। रासायनिक ऊर्जा ये सब चीजें एक फॉर्म है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है। स्थिर ऊर्जा जो होती है बेटा, उसमें क्या होता है, ऊर्जा को स्टोर कर लिया जाता है। गतिज ऊर्जा जो होती है बेटा, उसमें क्या है, कोई वस्तु गति करते करते जो एनर्जी दे रही है, जैसे मान के चलिए मैं गतिज ऊर्जा का एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। जैसे बेटा, जैसे कि बहता हुआ पानी, बहता हुआ बहता हुआ पानी, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है बेटा, गतिज ऊर्जा होती है मेरे दोस्तों। मैं कह दूँ चलती हुई पवन चक्की, चलती हुई हुई पवन चक्की, पवन चक्की, ठीक है जी, चलती हुई पवन चक्की, इसमें भी कौन सी एनर्जी होती है बच्चा, इसमें भी कौन सी होती है भाई साहब, गतिज ऊर्जा होती है। जैसे चलता हुआ पंखा, चलता हुआ पंखा, ठीक है जी, आपका जो पंखा होगा उसमें कौन सी एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। इसका मतलब, कहने का मतलब है जो वस्तु गति कर रही है, वेग में है, और कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। एम का मतलब होता है मास, वी का मतलब होता है वेलोसिटी। मास को बोलते हैं बेटा द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। और इसको बोलते हैं बेटा वेग, क्या बोलेंगे, वी को वेग, वेलोसिटी, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, स्थिर ऊर्जा का जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भाई, देखो बेटा, चाबी वाला खिलौना, चाबी वाला खिलौना, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, स्थिर ऊर्जा के होते हैं। चाबी वाला खिलौना, चाबी वाली घड़ी, डैम बनाकर टरबाइन चलाना, डैम बनाकर बनाकर टरबाइन चलाना, टरबाइन चलाना, ठीक है जी। ये सभी जो एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, ये किसके होते हैं, आपके स्थिर ऊर्जा के होते हैं। स्थिर ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है पीई, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। क्या होता है मेरे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो आपका होता है mgh। क्या होता है बच्चों, एम क्या होता है, mgh आपका इसका क्या होता है, आंसर होता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्या होता है, mgh, ठीक है जी। चलिए आगे तरफ चलते हैं, mgh, चलिए आगे तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, चलिए चलिए।
आगे तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। बच्चा देखिए, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। यदि कोई विलयन नीले लिटमस से लाल हो जा रहा है तो उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा, 5 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 8 होगा। तो बच्चों देखिए, मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कुछ होते हैं बेटा अम्ल, यहाँ लिख लीजिए बच्चा, अम्ल को बोलते हैं एसिड। बच्चा विशेष तौर पर ध्यान रखें, एसिड जो होता है, एसिड का पीएच वैल्यू जो होती है 0 से कितना होता है, 7 से कम, मतलब 7 तक। ठीक है जी, मतलब 0 से 7 के बीच में होगा, 7 से पहले होगा। तो 0 से 7 तक जो होता है वो अम्ल होता है। और क्षार जो होगा बेटा, क्षार जिसको हम बेस बोलते हैं, और बेस की जो पीएच वैल्यू होती है 7 से कितना होता है, 14। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अम्ल का पीएच मान 0 से 7, क्षार का 7 से 14 है। अब विशेष तौर पर ध्यान रखिए बच्चा, जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल ये क्या करते हैं, जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस को, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस जो पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर जो होता है, वो क्या कर देते हैं बेटा, लाल कर देते हैं, लाल करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो नीले लिटमस को क्या करते हैं बच्चा, लाल कर देते हैं। और जो आपके क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस को, लाल लिटमस पेपर जो होता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं बच्चा, वो कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो बच्चा यहाँ पर आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि विलियन में नीला लिटमस है और लाल कलर में परिवर्तित कर रहा है, तो आपको ये बात तो क्लियर होगी, सर जी ये क्या होगा, अम्ल होगा। और अम्ल की पीएच वैल्यू जो होती है 7 से कम होगी। तो बच्चा ये तो कट ही जाता है, ध्यान रखना। परंतु ये कह रहा है यदि विलियन में नीला लिटमस लाल कर देता है, उसको पीएच वैल्यू जी कितना होगा, लगभग जो होगा बच्चा उसके आस पास है, तो कितना होगा, इसका 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। बाकी 5 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। तो विशेष तौर पर हम बात करें नीला लिटमस जो होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो कौन सा होगा, पीएच वैल्यू जितना 7 से थोड़ा सा कम होगा वो ज्यादा क्या होता है, वो थोड़ा जल्दी कर सकता है। परंतु ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड, परंतु ये आपका 6 है जो वीक एसिड है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, तीनों इसका आंसर हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी और 6 भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। ये कह रहा है बच्चा कि 20 परमाणु संख्या वाला, मतलब 20, जिसका एटॉमिक एटॉमिक नंबर जो है बच्चा वो कितना है, वो है आपका 20। ये कहना चाह रहा है परमाणु संख्या वाला, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है बच्चा, वो कौन कितनी है, 20। तो ध्यान रखना, जिसकी परमाणु संख्या तत्व जिसका निर्माण करेगी, तो 20 परमाणु संख्या तत्व वाला जो है किसका निर्माण करेगी, ये क्षारीय ऑक्साइड का करेगी, ये अम्लीय करेगी, ये एबी और दोनों करेगी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना, जो 20 परमाणु संख्या है ये एक प्रकार का बेसिक प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है बच्चा, 20 जिसका होगा। और आप कमेंट करके बताइए 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, किसका होता है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। आपको देखता हूँ कितनी अच्छी आपकी तैयारी चली हुई है। तो ध्यान रखना क्या होगा, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने पढ़िए। क्वेश्चन नंबर है, किस वर्ग के पौधों को एम्फीबियन वर्ग पौधा कहा जाता है। ऐसा कौन सा पौधा होता है जिसको एम्फीबियन में या एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। वो थैलोफाइटा होगा बच्चा, वो टेरिडोफाइटा होगा, या फिर आपका ब्रायोफाइटा होगा, या जिम्नोस्पर्म होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए किस वर्ग को, पौधे को एम्फीबिया वर्ग में रखा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। चलिए मेरे दोस्तों ध्यान रखिए। तो भाई जो आपका जो वर्ग कौन सा होगा, एम्फीबिया वर्ग होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं बच्चा, ब्रायोफाइटा जो वर्ग होगा उसको एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30 है। किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है। मतलब मान के चलिए आपने कोई रबड़ है और उसको खींच रखा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हुई पड़ी है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो रबड़ ले रखी है और खींच रखा है, रबड़ बैंड है, तो उसमें गतिज ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा है, या फिर गत सभी है। तो ध्यान रखना भाई साहब, जिसमें ऊर्जा को स्टोर कर लिया गया है वो आपकी स्थिर ऊर्जा होती है। तो ध्यान रखना, तो क्या कहते हैं, स्थिर ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का बार बार मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो होता है mgh। m मतलब मास होता है, द्रव्यमान, g मतलब ग्रेविटी गुरुत्व होता है, और h मतलब क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है जी, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखना बेटा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसी ऊर्जा के, मैं आपको बता रहा था। देखो देखो, खिंची हुई तीर कमान, खिंची हुई तीर तीर कमान, है ना। आप खींचते हो तीर कमान को, आपने ऊर्जा को स्टोर कर लिया है ना जी। आप ध्यान रखिए, आप क्या कर रहे हो भाई साहब, खिंची हुई तीर कमान हो गया। जैसे आपने क्या करना है, खिंची हुई तीर कमान हो गया, जैसे ऐसे आप खींचते हैं ना ऐसे करके, है ना, वो भी। या खिंची हुई स्प्रिंग जो होगा, खिंची हुई
खिंची हुई स्प्रिंग जो होगी उसमें भी क्या आया बच्चा, आपका यही आपका कौन सी एनर्जी होती है, आपका कौन सी होती है, आपकी स्थिर ऊर्जा होती है, जिसमें स्थित मतलब इकट्ठी स्टोर करके जिस एनर्जी को रखा जाता है। खिंची हुई तीर कमान, खिंची हुई आपका स्प्रिंग जो होती है, और खिंचा हुआ जो आपका तना हुआ रबड़ बैंड होता है, ये सभी क्या होते हैं, आपका स्थिर ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं, मतलब ऐसा कौन सा भाग है जो पदार्थों का, जो आपके भोजन है, जो आपको मतलब न्यूट्रिएंट्स फूड है जो आपके अंदर शरीर के अंदर, उनका परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसा कौन सा भाग होता है। वो आपका लसीका होता है, वो डब्ल्यूबीसी होता है, वो प्लाज्मा होता है, वो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। जल्दी से कमेंट कर बताइए। तो बच्चा ध्यान रखना, शरीर के अंतर्गत कौन सा भाग पदार्थों का परिवहन करता है, तो बच्चा वो होता है प्लाज्मा। कौन सा होता है, प्लाज्मा। क्या होता है बच्चा, प्लाज्मा। तो ध्यान रखने, प्लाज्मा जो होता है बेटा ब्लड का 55% होता है। कितना परसेंट होता है, ब्लड का 55% जो होता है प्लाज्मा। बाकी का जो होता है वो होती है कॉर्पस्केल्स। कौन सी होती है बेटा, कॉर्पस्केल्स जो होती हैं, कॉर्पस्केल्स को बोलते हैं बेटा आपका रुधिराणु। ठीक है जी, रुधिराणु जो होते हैं इनका परसेंट होता है बच्चा कितना, आपका 45%। 45% आपका होता है कॉर्पस्केल्स ब्लड का। और ब्लड का कितना परसेंट, यदि ब्लड यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, ब्लड को आप 100% मारते हैं चीज को, तो उसका बेटा कितना, आपका 55% प्लाज्मा होता है, और कितना आपका 45% क्या होता है, कॉर्पोस्केल्स होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखें। और कॉर्पोस्केल्स जो होता है इसमें आती है आपकी, कॉर्पोस्केल्स में क्या कहता है बेटा, आरबीसी, आपका डब्ल्यूबीसी, और आपका बेटा जो आपको होती हैं प्लेटलेट्स। क्या होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं इसी के अंदर आती हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है जी, तो ध्यान रखना। और बच्चा प्लाज्मा जो होता है इसका काम होता है पचे हुए भोजन का संवहन, पचे हुए भोजन का संवहन, भोजन का संवहन, यही बात आ रहा है ना बेटा। संवहन जो करना होता है, प्लस में हार्मोन्स का, किसका, हार्मोन्स जो होते हैं आपके, हार्मोन्स का संवहन जो होता है यही करता है। कौन करता है, वो आपका प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा का काम होता है पचे हुए भोजन का संवहन। तो यही कह रहा है कि खाद्य पदार्थ जो भाग होते हैं पदार्थों का परिवहन जो करता है प्लाज्मा करता है। ठीक है जी, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 32 है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचांक जो होता है कितना होता है। ये कह रहा है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक पूछ रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसका पूछ रहा है बच्चा, वो वायु का पूछ रहा है। तो लगभग सेम सा दिख रहा है भाई, तो ध्यान रखना। इसमें जो होता है 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, तो ध्यान रखना 1.003 जो होता है ये वायु का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। क्योंकि बेटा अपवर्तनांक जो निकालने का फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन में क्या होता है, साइन आर। ये आपने देखना है, अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश का अपवर्तन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किसी परमाणु की त्रिपरमाणविक होती है। ठीक है जी, निम्नलिखित किसकी परमाणुकता, परमाणुता जो होती है त्रिपरमाणुकता होती है, वो सोडियम की होती है, वो फॉस्फोरस की होती है, वो पारे की होती है, कार्बन की। तो ध्यान रखना त्रिपरमाणुकता जो होती है फॉस्फोरस की होती है। किसकी होती है, फॉस्फोरस की होती है। बच्चा ध्यान रखना, पारा जो होता है ये धातु है। कैसा है, धातु है। और धातु कैसा है, द्रव्य अवस्था में। ये कैसी धातु होती है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, पारा जो होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखिए। सोडियम भी एक धातु है, सोडियम भी एक धातु है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। विशेष तौर पर ध्यान रखिए बच्चों, कॉपी पेन ले लीजिए बच्चों, लिखते रहिए इन चीजों को, बड़ी विशेष इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी है। इनमें से कौन सा एक उभयधर्मी होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, पारा होगा, सीसा होगा, सोना होगा। तो ध्यान रखना, सीधा सीधा आंसर इसका जो बनता है मेरे दोस्तों, उभयधर्मी की मैं बात करता हूं तो वो होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। कौन सा होता है बच्चा, उभयधर्मी जो होता है वो क्या होता है आपका ऑर्गन ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, जर्म सेल्स में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जर्म सेल्स जो होती है इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 जोड़े होते हैं, 46 होते हैं, 23 होते हैं, 46 जोड़े होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों ध्यान रखना, तो कितना होगा, जर्म सेल्स में कितने होते हैं बच्चा, वो विशेष तौर पर ध्यान रखना कितने होते हैं आपके जर्म सेल्स जो होते हैं, वो होते हैं आपके कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। गुणसूत्र की हम बात करें तो गुणसूत्र जो होते हैं बच्चा वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, जर्म सेल्स जो होती है गुणसूत्र होते हैं 23। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 36 क्वेश्चन है, फाइबर किसमें पाया जाता है, आलू में, सलगम में, सराओं में या फिर सेब में। ध्यान रखना फाइबर्स जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं बच्चों, वो ध्यान रखना वो सराओं में पाए जाते हैं।
सलगम की मैं आलू की बात करूँ, ये तना होता है बच्चा, क्या होता है, तना भाग होता है, ठीक है जी, तो फली होता है। यदि मैं बात करूँ सलजम की, सलगम जो हम खाते हैं, तो कमेंट करके बताइए जो सलगम होता है वो तना है, वो आपका जड़ है, या फिर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो फाइबर्स किसमें पाए जाते हैं, स्राव के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बल का समीकरण होता है भाई, बल का समीकरण क्या है, एफ डॉट एम ए के बराबर। इसमें मैं बात करता हूँ, एफ का जो दे रखा है इसका मतलब होता है बल, क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है बल, मतलब फोर्स, ठीक है जी। एम का जो मतलब दे रखा है, एम एम का मतलब होता है मास, और मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, ठीक है जी बच्चों। और आपने यहाँ पर ए दे रखा है, इस ए का मतलब होता है एक्सलरेशन, क्या होता है, एक्सलरेशन होता है, एक्सलरेशन होता है बच्चों, एक्सलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं बच्चा, त्वरण कहा जाता है। तो बच्चा बताना है आपको बल का समीकरण क्या होता है, आपको पता है भाई, बल का फॉर्मूला जो होता है, बल बराबर होता है बेटा, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना गुना त्वरण, क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ देख लीजिए आपको ये चीज मिल रही है, एफ बराबर एम डॉट ए, ये चीज मिल जाए या फिर गुना मिल जाए तो बात एक ही है। देख लीजिए, एफ बराबर क्या होगा, एम ए, तो क्या होगा भाई, इसमें सीधे सीधा आंसर क्या आ रहा है, एफ कॉमा एम ए के बराबर होता है। तो बल का समीकरण ये होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, सोमेटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चा, ध्यान रखना, जितने हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताना कितने होते हैं बच्चे, आपके अंदर कितने होते हैं, कितने होते हैं, 46 होते हैं सर जी। तो ध्यान रखना, 46 की हम बात करें, जोड़े तो नहीं होंगे, संख्या होगी तो 23 जोड़े होते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितने हो गए, 46, कितने हो गए बच्चा, 46 हो जाते हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, ठीक है जी बच्चों। तो भाई आपने लगभग 40-50 क्वेश्चन के आसपास हमने क्वेश्चन किए, और बहुत सारे हमने क्वेश्चन आपको किए बताए हैं, और प्रत्येक आपका जो भी आपके ऑप्शंस थे सभी को मैंने एक्सप्लेन किया है, बड़े मजेदार क्वेश्चंस रहे हैं। जो मेरा भाई चैनल से जुड़ रहा है नया, वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, कल की क्लास कल होगी। चलते हैं, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।